बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नो सॉरी थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट 3 जो है वो हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ये कौन सा है हमारे पास? थर्मोकेमिकल रिएक्शंस, जो दो टाइप के हैं। थर्मोकेमिकल रिएक्शंस जो कि हमारे पास दो टाइप के हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ये नाम आप काफ़ी टाइम से सुनते हुए आ रहे हैं और आसान सी डेफिनेशन आपको ये बताई गई होगी कि भाई ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जब होता है तो सराउंडिंग जो है वो वार्म हो जाती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जब ये होता है तो सराउंडिंग जो है वो कूल हो जाती है। बस यही सुना है। कभी आपने वजह पूछी कि इसके पीछे वजह क्या है, क्या हो रहा है आखिर ऐसा? एक छोटी सी मिसाल दे के मैं आपको जो है ना यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर दूँ। वाटर की मिसाल ले लेते हैं। हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करती है और उसके नतीजे में पानी बनता है H2O। इसको बैलेंस वगैरह नहीं कर रहा, मैं अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको, ठीक है। हीट एनर्जी, ये हीट जो है ना, हीट एनर्जी ये कहाँ पर छुपी हुई है पता है आपको? ये स्टोर्ड होती है बॉन्ड्स में, स्टोर्ड इन केमिकल बॉन्ड्स, स्टोर्ड इन केमिकल बॉन्ड्स। तो ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जब ब्रेक होगा तो इसका मतलब ये है क्या? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, दो एटम हाइड्रोजन के, इनके दरमियान बॉन्ड बना हुआ है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला। इसका ज़रूरी है ब्रेक होना, ठीक है। ये हाइड्रोजन अलग, ये हाइड्रोजन अलग। इसी तरह ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, इसके अंदर एक ऑक्सीजन का एटम डबल बॉन्ड बनाया हुआ है दूसरे ऑक्सीजन के एटम के साथ। यहाँ पर भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा। क्यों? क्योंकि जब तक ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे, ये एटम अलग नहीं होंगे और ये अलग नहीं होंगे, तब तक ये एक नए तरीके से मिलेंगे नहीं। वो नया तरीका ये रहा, H2O। ये हाइड्रोजन के दो एटम ये ऑक्सीजन के एक एटम के साथ मिलके H2O नहीं बनाएंगे, और जब H2O बनेगा तो डेफिनेटली यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ब्रेक हो रहे हैं और मेक हो रहे हैं। इस वाली साइड पर मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहे हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स हैं वो ब्रेक हो रहे हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है। और बॉन्ड में क्या है? हीट स्टोर्ड हुई हुई। अब जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो हीट यहाँ से भी निकलेगी, ठीक है, यहाँ से भी हीट निकलेगी, यहाँ से भी हीट निकलेगी, ठीक है भाई। याद रहे, मैं उस हीट की बात नहीं कर रहा जो कि आप केमिकल रिएक्शन को शुरू करवाने के लिए या तो देते हैं या लेते हैं। नहीं, मैं उस हीट की बात नहीं कर रहा। वो हीट वो होती है जो कि आपका केमिकल रिएक्शन शुरू करवाती है, ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। केमिकल रिएक्शन तो शुरू हो चुका, इसको शुरू करवाने के लिए भी हीट चाहिए ना, ठीक है। तो या तो आप हीट देंगे या हीट लेंगे, उसके नतीजे में केमिकल रिएक्शन शुरू होगा। ये मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे एटम्स में, इनके बॉन्ड्स टूट जाएंगे। मैं उस हीट की बात नहीं कर रहा, ठीक है। मैं उस हीट की बात कर रहा हूँ जो इनके बॉन्ड ब्रेक होने की सूरत में रिलीज़ होगी, ठीक है। और मैं उस हीट की बात कर रहा हूँ जो इन बॉन्ड्स के मेक होने में ज़रूरी होगी। ज़रूरत तो होगी ना, ये बॉन्ड्स जब मेक होंगे यहाँ पे तभी तो H2O का मॉलिक्यूल बनेगा। अब यहाँ पर उस हीट की कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये जब इसका ये दो एटम अलग अलग होते हैं यहाँ पे, तो इससे जो हीट हमें मिलती है वो मिलती है 50 जूल्स। और यहाँ पर जब ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है तो इससे हमें जो हीट मिलती है वो मिलती है 100 जूल्स। टोटल कितनी हीट हमें मिल गई? 150 जूल्स, ठीक है। अब यही एटम इस तरह से मिलेंगे तो इनके बॉन्ड भी बनेंगे, और बॉन्ड बनने के लिए हीट एनर्जी का स्टोर्ड होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर जैसा कि आपने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में भी देखा कि इसके बॉन्ड की स्टोरेज कैपेसिटी 50 जूल्स है बस, इसके बॉन्ड के स्टोरेज कैपेसिटी 100 जूल्स है बस। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर जो बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पर बॉन्ड की हीट स्टोरेज कैपेसिटी अलग होगी। सपोज़ करते हैं कि इसकी हीट स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो है 120 जूल्स, 120 जूल्स।
तो 120 जूल्स हीट इसको मिलेगी, तब जाके ये बॉन्ड बन जाएंगे और H2O का मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब ये 120 जूल्स कहाँ से आएगी? यहीं से आएगी। याद रहे कि इसको बनाने के लिए एटम्स चाहिए, वो भी यहीं से मिलेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम। इसको बनाने के लिए हीट जूल्स में जो चाहिए वो भी यहीं से मिलेगी। अब यहाँ से टोटल हीट कितनी मिली है? 150 जूल्स, ठीक है। और यहाँ नीड कितनी है? 120 जूल्स। कुछ समझ में आ रही है बात? तो 150 में से 120 जूल्स जो है ये अपनी नीड पूरी कर लेगा यहाँ पर, ठीक है, और ये H2O का मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब यहाँ पर जो 30 जूल्स बच गई है, ये जो बैलेंस बच गया है, ये क्या होगा? ये हीट कहाँ जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, ये हीट सराउंडिंग में जाएगी, ये हीट एनवायरनमेंट में जाएगी। अब ये केमिकल रिएक्शन जो आप करवा रहे हैं वो किसी ना किसी बीकर में हो रहा है, ठीक है, किसी ना किसी बीकर में हो रहा है। यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस है और यहीं पर ये ऑक्सीजन गैस है और यहीं पर ये वाटर बन रहा है। ये केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ से ये 30 जूल्स जो हीट है ये निकलेगी और कहाँ जाएगी? एनवायरनमेंट में। इस सिस्टम का एनवायरनमेंट क्या है? इस सिस्टम की सराउंडिंग क्या है? इस सिस्टम की सराउंडिंग ये बीकर है। तो ये हीट जब उस बीकर के पास जाएगी तो बीकर क्या होगा? बीकर जो है आपका ये हॉट हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगा। यही बताया था ना टीचर्स ने कोचिंग में, कॉलेज में, एकेडमीज़ में, कि भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो सराउंडिंग एनवायरनमेंट आपका हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। लेकिन ये नहीं बताया था कि ये हॉट क्यों होगा, कैसे होगा, हीट कहाँ से आ गई। आपको पता लग गया हीट कहाँ से ये आ रही, 30 जूल्स हीट, जिसकी कोई ज़रूरत यहाँ नहीं थी क्योंकि नीड 120 पे पूरी हो गई, केमिकल रिएक्शन हो गया। ये 30 जूल्स एनवायरनमेंट में जाएगी और एनवायरनमेंट में सिस्टम के ये कंटेनर है, तो ये कंटेनर क्या हो जाएगा? हॉट हो जाएगा। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, अब उससे आगे चलते हैं। अब सपोज़ करते हैं कि यहाँ पर जो 50 जूल्स मिल रही है आपको और यहाँ पर हीट जो है वो 20 जूल्स मिल रही है। जब इनके बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, इनके बॉन्ड्स में जो हीट स्टोर थी, तो टोटल कितनी हो गई? ये 150 जूल्स। टोटल कितनी हो गई? 150 जूल्स। अब यहाँ पर सपोज़ करते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल को बनने के लिए इसके बॉन्ड्स में जो हीट एनर्जी स्टोर होगी वो 150 नहीं होगी, वो होगी 120 नहीं होगी, वो होगी 200 जूल्स। 200 जूल्स। मैंने क्या कहा आपको कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए एटम्स चाहिए तो वो भी रिएक्टेंट देते हैं, प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए हीट एनर्जी चाहिए तो वो भी रिएक्टेंट्स ही देते हैं। अब रिएक्टेंट्स ने कितनी दी है? टोटल 150 जूल्स। प्रोडक्ट बनने के लिए कितनी चाहिए? 200 जूल्स। तो ये 50 जूल्स का मसला बन गया है अभी, 50 जूल्स का मसला बन गया ये अभी। ये 50 जूल्स आएगी कहाँ से फिर? सराउंडिंग से, एनवायरनमेंट से। और इस सिस्टम का एनवायरनमेंट क्या है? ये कंटेनर है, कंटेनर के बाद हमारा एटमॉस्फेयर है, बहुत हीट पड़ी है वहाँ पे, हीट ही हीट है। तो क्या होगा कि अब ये H2O का मॉलिक्यूल बनेगा तो 50 जूल्स की डेफिशिएंसी जो पड़ रही है, ये H2O का मॉलिक्यूल 50 जूल्स की डेफिशिएंसी अपने एनवायरनमेंट से कवर करेगा और सराउंडिंग में जो ये कंटेनर है यहाँ से हीट ले लेगा। तो इसका मतलब कंटेनर के पास हीट कम हो जाएगी और हीट के कम होने का दूसरा नाम क्या है? ठंडक, कोल्डनेस। तो आपका ये कंटेनर क्या हो जाएगा, जो कि आपके एनवायरनमेंट का हिस्सा है, ये कोल्ड हो जाएगा। तो आप कहेंगे ये कौन सा रिएक्शन हो गया? ये एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इसको लेके? ठीक है। इन्हीं केमिकल रिएक्शंस को थर्मोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। थर्म का मतलब ही हीट होता है, ठीक है भाई, ये बात भी हो गई। अब आगे चलते हैं। अब इसके नोट्स लेके इसके बाद आखिर में इसका सेल्फ असेसमेंट है, वो भी जो है वो हम करते हैं। पहले यहाँ पर एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन को ले लेते हैं। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज़ हो रही है। अब जो इसके पॉइंट में लिखूंगा ना वो सब आपको समझ में आएंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है पॉइंट? प्रोडक्ट हैज़ लेस स्टोर्ड एनर्जी। प्रोडक्ट हैज़ लेस स्टोर्ड एनर्जी। प्रोडक्ट जो है, जैसे कि अभी आपने प्रोडक्ट किसको देखा था? H2O को। ये जो प्रोडक्ट है इसको कम एनर्जी जो है वो स्टोर करनी है, इसमें कम एनर्जी स्टोर्ड की जाती है, ठीक है।
देन रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स के मुकाबले में, देन रिएक्टेंट्स के मुकाबले में, याद है ना, इसको कितनी चाहिए थी एक्सोथर्मिक में 120 जूल्स, यहाँ से रिएक्टेंट से हमें कितनी मिली थी टोटल 150 जूल्स, 50 जूल्स हाइड्रोजन गैस के थे और 100 जूल्स ऑक्सीजन गैस से मिले से टोटल 150 जूल्स। तो इसको कम चाहिए अपने अंदर, प्रोडक्ट हैज़ लेस स्टोर्ड एनर्जी देन रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स के पास ज़्यादा है, प्रोडक्ट के पास कम है, हैंस लिहाजा बैलेंस्ड एनर्जी इज रिलीज्ड एज एक्सोथर्मिक, हैंस लिहाजा बैलेंस्ड एनर्जी, अब ये बची हुई एनर्जी जो है, बैलेंस्ड एनर्जी मतलब बची हुई एनर्जी, इज रिलीज्ड, वो रिलीज्ड हो जाएगी, इज रिलीज्ड एज एक्सोथर्मिक, एज एक्सोथर्मिक। ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि आपको एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, एंथैल्पी मींस टोटल हीट कंटेंट, तो इसका जो हाइड्रोजन गैस का टोटल हीट कंटेंट था और ऑक्सीजन गैस का टोटल हीट कंटेंट था और वाटर का जो टोटल हीट कंटेंट है यानी कि एंथैल्पी, इसकी एंथैल्पी 50 जूल्स, इसकी एंथैल्पी 100 जूल्स, इसकी एंथैल्पी 120 जूल्स। समझ में आ रही है बात आपको? तो चेंज तो आया है ना, चेंज तो आया है, आपके सिस्टम के अंदर चेंज आ गया, एंथैल्पी में चेंज आ गया। तो चेंज इन एंथैल्पी को, चेंज इन टोटल हीट को हम डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये चेंज जो आया है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन की सूरत में आया है, हीट रिलीज़ होने की सूरत में आया है, इसीलिए ये जो चेंज आया है इसको हम कहेंगे, इसको हम नेगेटिव लेंगे, इसको हम नेगेटिव लेंगे। इसमें एग्जाम्पल जो है वो आप देख लें, 2 एग्जाम्पल यहाँ पर बताई गई हैं आपके, मैंने तो ये वाटर वाली सिंपल सी एग्जाम्पल ली थी सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपकी बुक में है कि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कर रही है, ठीक है, और उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, डेल्टा एच चेंज जो आया है वो नेगेटिव है। ठीक है, दूसरी एग्जाम्पल भी यहाँ पर दी गई है, मीथेन गैस जो है वो रिएक्ट कर रही है 2 मोल ऑक्सीजन गैस के साथ, उसके नतीजे में 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के बन रहे हैं और 2 मोल वाटर के बन रहे हैं H2O, और यहाँ पर डेल्टा H जो है वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव साइन जो है वो डेल्टा H अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है भाई, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन को देख लें। एंडोथर्मिक, अच्छा एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन में एक पॉइंट में लिखना भूल गया, ये स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन ये ज़्यादातर खुद ब खुद शुरू हो जाते हैं, आप सिर्फ रिएक्टेंट को एक जगह इकट्ठा कर दें, आपको कोई ज़रूरत नहीं है फिर ज़्यादा एनर्जी देने की या लेने की, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन खुद ही शुरू हो जाता है, ये स्पॉन्टेनियस है। ये जो है हमारे पास एंडोथर्मिक, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये खुद नहीं शुरू होता, नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ये खुद नहीं शुरू होता, आपको रिएक्शन को शुरू करने के लिए हीट की इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ पर डेल्टा एच जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, प्रोडक्ट्स की जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, प्रोडक्ट्स स्टोर्ड एनर्जी, प्रोडक्ट्स स्टोर्ड एनर्जी is greater than, products stored energy is greater than reactants, hence लिहाजा क्या होगा, एडिशनल एनर्जी will be
absorbed from surrounding. Additional energy will be absorbed from surrounding. सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी, एडिशनल एनर्जी। ठीक है भाई, इसमें एग्जांपल्स जो हैं, एग्जांपल्स देख लें। 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, ठीक है, वो रिएक्ट कर रहे हैं 6 मोल वाटर के साथ, और उसके नतीजे में क्या बन रहा है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन रहा है, 1 मोल ग्लूकोज बन रहा है, प्लस 6 मोल जो है वो ऑक्सीजन के बन रहे हैं। ये एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है, पॉजिटिव साइन आ जाएगा, डेल्टा H पॉजिटिव है। इसी तरह मीथेन गैस जो है, इससे जो है वो कार्बन और 2 मोल जो है वो हाइड्रोजन गैस के बनेंगे, और ये भी क्या है आपके पास, डेल्टा H जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव है। ठीक है भाई, हो गए पॉइंट्स, मिटा दूँ इसको। ये ग्राफ भी जो है बुक में आपके दिया हुआ है, इस ग्राफ को भी आप देख लें, फिर सेल्फ असेसमेंट जो है वो इसका कर लेते हैं। ये ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, ये एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का है, ये एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का है। सिंपल सा ग्राफ है, ठीक है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, ये एंथैल्पी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंथैल्पी में चेंज आ रहा है। एंथैल्पी देखें, रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी ये ऊपर और नीचे, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा होता तो एंथैल्पी बढ़ रही होती, और नीचे की तरफ आ रहा है तो मतलब एंथैल्पी कम हो रही है। अब देखें, रिएक्टेंट्स ऊपर है ना, तो अगर ये एरो ऊपर की तरफ जा रहा होता तो इसका मतलब रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी बढ़ रही है, रिएक्टेंट्स का हीट कंटेंट बढ़ा हुआ है अगर ये एरो ऊपर की तरफ जाता। लेकिन ये आपको ये बता रहा है कि रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी जो है वो कम हो रही है प्रोडक्ट्स के पास आते आते। रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी कम हो रही है प्रोडक्ट्स के पास आते आते, मतलब प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी कम है और रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी ज़्यादा है। तो क्या होगा, प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी कम है, जैसे कि मैंने मिसाल में समझाया था 120 जूल्स, तो इसकी कितनी थी 150 जूल्स, तो ये जो बच जाएगा अमाउंट एनर्जी का वो क्या होगा, वो रिलीज़ हो जाएगा। डेल्टा H जो है वो नेगेटिव होगा और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। इसी तरह यहाँ पर इसी केस के अंदर हम एंडोथर्मिक में देखें तो ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पर एरो आपको ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा, एंथैल्पी, इसमें प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी ज़्यादा है और रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी कम है। तो प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी एंथैल्पी ज़्यादा है, तो मतलब प्रोडक्ट को ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी चाहिए। रिएक्टेंट्स की जो है वो हीट एनर्जी, एंथैल्पी कम है, तो ये बेचारे थोड़ी एनर्जी दे पा रहे हैं, जैसे कि हमने अभी देखा था। तो ये प्रोडक्ट्स की जो है वो एनर्जी जो है वो क्या है, ज़्यादा है। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट्स जो है इस बैलेंस को पूरा करने के लिए सराउंडिंग में से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। ये एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर जो है वो डेल्टा H जो है वो, अच्छा यहाँ पर डेल्टा H जो है इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी 0 से एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन की सूरत में, और डेल्टा H की वैल्यू जो है वो कम होगी 0 से एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन की सूरत में। ठीक है भाई, सेल्फ असेसमेंट देख लें। कुछ केमिकल रिएक्शन इसने आपको दिए हैं, उसमें पूछा है कि भाई ये एंडोथर्मिक हैं या फिर ये एक्सोथर्मिक हैं, ये बता दें। 6 केमिकल रिएक्शन है, मैं बता देता हूँ अभी आपको कौन कौन से हैं। ये सेल्फ असेसमेंट आपकी बुक में मौजूद है, नोट कर लीजिए। सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, अमोनिया की जो तैयारी है ये एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, डीकम्पोजिशन ऑफ लाइम, लाइम मतलब चूना, डीकम्पोजिशन ऑफ लाइम, चूने का, कैल्शियम कार्बोनेट का डीकम्पोज होना, ये एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ कोल, कोल की बर्निंग, जिसको हम कहते हैं कि कोल जल रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ कोल, कोल की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ये एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है।
न्यूट्रलाइजेशन, रिएक्शन हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है किसके दरमियान, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दरमियान। तो ये क्या है, ये एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। कंबस्शन ऑफ हेक्सेन, जिसको हम पेट्रोल भी कहते हैं, ठीक है, कंबस्शन ऑफ हेक्सेन, ये क्या है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। और बर्निंग ऑफ सुई गैस, ये भी एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ सुई गैस, ये भी एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है भाई, पार्ट 4 में आपसे मिलेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसको देखेंगे, उसकी डेरिवेशन भी देखेंगे, ठीक है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के 2 केसेस हैं, उसको भी हम देखेंगे अगली वीडियो में पार्ट 4 के अंदर। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।